दोस्तों, आंखें वो नायाब तोहफा है ईश्वर का दिया हुआ, जिससे हम दुनिया की रंगीनियां और अच्छे बुरे चीजें देखते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंचल का। अंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मीना जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी धन्यवाद। अंचल जी, आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? मैंने ये विषय क्यों चुना, इसके पीछे बड़ी ही मजेदार सी कहानी है। जब मैं छोटी थी, मैं बच्ची थी, तो मैं चश्मा लगाती थी और जी। पूरा बचपन मैंने चश्मे के डॉक्टर के पास जाने में गुजारा। तो हमारे जो चश्मे के डॉक्टर थे वो बड़े ही बिंदास, खुश मिजाज और बहुत ही अच्छे थे। और मैं देखती थी कि उनके पास मरीज जो है वो कतारें लगा के आते थे और हर मरीज नेत्रदान, ज्योति दान लेकर के निकलता था, बहुत ही खुश निकलता था। लोगों के जीवन में वो बहुत परिवर्तन पैदा कर रहे थे। तो मैंने बचपन से देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा जी। काम हो रहा है। बिना दृष्टि के जीवन बिल्कुल ही बेकार है। हम कुछ भी हासिल कर लें, अगर हम अपने प्रियजनों को, अपनी दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं, तो जीवन किसी कार्य का नहीं है। तो तभी मैंने मन में संकल्प बनाया कि भाई अगर बड़े होकर के हम मेडिसिन में सिलेक्ट हो पाए तो ऑप्थेल्मोलॉजी कोई ऐसी ब्रांच ली जाएगी। ईश्वर की कृपा से हम सिलेक्ट हुए, बहुत ही अच्छे कॉलेज से पढ़े और हमें ऑप्थेल्मोलॉजी ऐसे ब्रांच मिल गई। और आज बाय गॉड्स ग्रेस मैं बहुत लोगों की जीवन में रोशनी प्रदान कर रही हूँ। और इससे ज्यादा सफल मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन हो सकता था, कि हम लाखों लोगों को एक साल में ज्योति का गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहानी थी मेरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनने की। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे ही आंखों के डॉक्टर थे। जी। डॉक्टर, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और बच्चे भी तकरीबन फ़ोन से ही अपना होमवर्क करते हैं और बाकी भी सारे काम मोबाइल से ही हो रहे हैं। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों की आँखों पर या बाकी लोगों की आँखों पर भी? बहुत ही ज्यादा मुश्किल दौर है ये बहुत ही जी। ज्यादा मुश्किल दौर है, जिसका असल में होने वाला जो प्रकोप है और जो उसका असर पैदा होगा वो हम लोग आज से 4-5 सालों में देखेंगे, मेजर डिजास्टर के रूप में। मगर अभी ही हमें दिखने लग गया है कि लोगों की आंखों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हमारी आंखें, जिनको आइडली दिन में 1 से 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए था, जो लोग जी। टेक्निकल जॉब में नहीं हैं, वो लोग भी अमूमन 4 से 5 घंटे तो मोबाइल पे बिता ही देते हैं। और जो लोग टेक्निकल जॉब्स में हैं वो 14 से 15 घंटे बिताते हैं मोबाइल में। बच्चे भी जो जी। हैं वो अधिकांश अपनी पढ़ाई ऑनलाइन होने का ट्रेंड शुरू हो गया है। यदि पढ़ाई ऑनलाइन जी। नहीं भी हो रही है, स्कूल ऑफलाइन हो गए हैं, तो होमवर्क ऑनलाइन आने लग गए हैं। ये आंखों को बहुत जी। ज्यादा प्रभावित कर रहा है। मायोपिया, जिसे हम लोग माइनस नंबर का चश्मा कहते हैं, वो बहुत हाई परसेंटेज में बढ़ रहा है। पहले मायोपिया की तादाद जहां 7 से 8% होती थी, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज की रेट में मायोपिया हम लोग 25 से 30% बच्चों में देख रहे हैं। और ये आकलन है कि सन 2030, सन 2040 तक मायोपिया 50 से 60% बच्चों में होगा। यानी कि लगभग हर दूसरा नन्हा बच्चा अपनी आंखों में चश्मा लिए पाया जाएगा। तो ये वो समय है जब हम सबको जागरूक हो जाना है इस बात के प्रति। मैं एज अ आई सर्जन, मैं एज अ नेत्र विशेषज्ञ इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के प्रति अवेयर कराती हूँ कि मोबाइल फोन का यूज कम से कम करें। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाले 4-5 सालों में ये आपकी आंखों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। हम सबकी आंखों में चश्मे लगेंगे, हम सब लोगों जी। की आंखें ड्राई हो जाएंगी, जिसकी वजह से इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगी और एक कंफर्टेबल लाइफ को बिता पाना मुश्किल होगा। तो रेडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं खुद भी बहुत लोगों तक ये संदेश पहुंचाती हूँ कि आप लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करें। यदि काम के जी। वजह से जरूरी भी है हमें स्क्रीन को देखना, तो लैपटॉप या डेस्कटॉप या बड़ी स्क्रीन पे करें। और जब जरूरत ना हो तो हम लोग मोबाइल को ना देखें और रियल लाइफ में एंगेज हुए। डॉक्टर, जब मैं कहीं एनजीओज़ में जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चों के आँखों में ड्राइनेस होती है या एक पपड़ी-सी जमी रहती है उनकी आँखों में या साइड में कई बार होता है। तो ये क्या कोई रोग है? तो बच्चे जो होते हैं, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सिक्रेटरी होती है। हम सब जिनके घरों में बच्चे हमने देखा, उन्हें जुकाम बहुत होते हैं। हम लोग बड़े जी। होते हैं तो हमें साल में शायद एक बार जुकाम हो, 2 साल में एक बार जुकाम हो।
लेकिन बच्चों को लगभग हर दूसरे तीसरे महीने जुकाम हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ससेप्टिव होती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए। एनजीओ में रहने वाले बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक है कि बहुत ही हाइजीनिक परिस्थितियों में नहीं होंगे, उनका धूल मिट्टी में एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो उनकी आंखों की जो कंजक्टाइवा होती है वो ज्यादा सिक्रीट कर रही होती है और उस वजह से उनकी आंखों से डिस्चार्ज आता रहता है, आंखों के आसपास पपड़ी बनी रहती है। वो बेसिक हाइजीन से वाकिफ नहीं होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को, चाहे वो छोटे तबे के हों, ताकि चाहे हमारे घर के बदमाश बच्चे हो जो यहाँ वहां घूम रहे हैं और हर थोड़ी देर में जी। आंखों में अपनी उंगली को घुसा ले रहे हैं, उन्हें बताया जाए कि आंखों को साफ रखना है, टाइम टाइम से आंखों को धोना है, सुबह उठने के बाद आंखों को अच्छी तरह धोना है और रात में सोते समय आंखों को बहुत अच्छी तरह धोना है। तो वो कोई बीमारी नहीं होती है, नॉर्मल हाइजीन की कमी से होने वाला आई इन्फेक्शन होता है, जिसका डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, कई लोग ना सिर दर्द से आंखों का कनेक्शन जोड़ते हैं, जैसे कि सिर दर्द है तो आंखें खराब है। तो क्या वाकई ही सिर दर्द आंखों की खराबी की वजह से होती है? मुझे तो लग रहा है मीना जी थोड़ा सिर दर्द आपको भी होता है। जो सपाट, तो सिर दर्द एक ऐसी चीज है जिससे आजकल हम सब ग्रसित हैं। इतना तनाव है जीवन में, ना चाहते हुए भी हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, हम कितना भी माइंडफुल रहने की कोशिश करें, कोई ना कोई चीज बम भर करके इस तरह गिरती ही है जो सिर दर्द का कारण बनती है। तो अक्सर मरीज हमारे पास ये थॉट लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सिर दर्द हो रहा है तो इसमें आंखों का दोष होगा। ये कई बार हमें फिजिशियन भी रेफर करते हैं कि भाई इस मरीज का सिर दर्द जो है वो आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप देख लीजिए इनकी आंखों में कोई कमी है या नहीं। जी। तो आई वुड नॉट से कि 100% हेडेक्स आंखों की वजह से होते हैं, बट यस, वर्किंग एज ग्रुप में आंखें सिर दर्द का कारण बनती हैं। अगर मान लीजिए हम चश्मा लगा रहे हैं और हमारा चश्मे का नंबर बदल गया है और थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है, जब चश्मे के नंबर में ज्यादा चेंज होता है तब तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई अब हमें कम नजर आ रहा है और हम डॉक्टर के पास आ जाते हैं। लेकिन जब चश्मे के नंबर में थोड़ा मोड़ा चेंज होता है या हमारा चश्मे का नंबर अपनी अर्ली स्टेज में होता है, तो डिक्रीज ऑफ विजन हमें पता नहीं चल पाता, हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमें कम दिख रहा है, मगर हेडेक्स होने लगते हैं। तो हमें आंखों को जरूर चेक कराना चाहिए और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चश्मे का नंबर देने से हेडेक में आराम मिल जाता है। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, जब जी। आंखें बहुत ड्राई होने लगती है, जब आंखों में बहुत रड़क होती है, चुभन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, कई बार हम लोग जी। आंखों की ड्राइनेस को समझ नहीं पाते हैं और वो आंखों की ड्राइनेस या वो आंखों की तकलीफ अल्टीमेटली हेडेक में कन्वर्ट होती है। तीसरा एक बहुत ही मुख्य कारण जो आंखों की वजह से हेडेक का हो सकता है वो होता है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं या आपके परिवार में किसी को काला मोतिया है या चीजों को देखते समय आपको लाइट के चारों तरफ रंगीन गोले नजर आ रहे हैं, तब अगर बीच बीच में आपको हेडेक हो रहा है तो ये आंखों की वजह से हो सकता है और अपनी आंखों को जरूर जांच करवाएं। चौथा कॉमन जी। रीजन, जिन लोगों को माइग्रेन की टेंडेंसी होती है उन लोगों में भी अगर हम लोग स्क्रीन यूज ज्यादा कर लें या हम आंखों का ज्यादा इस्तेमाल कर लें या देर तक जगे रहे, नींद पूरी ना हो, उन सब परिस्थितियों में भी हेडेक आंखों के द्वारा हो सकता है। सो ऑल इन ऑल, यदि हमें रिकरिंग हेडेक्स हो रहे हैं तो हमें आई टेस्ट जरूर कराने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि कई लोग जो हैं शुगर के पेशेंट होते हैं, तो इसका आंखों पर क्या जी, इफेक्ट पड़ता है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है, क्योंकि हम अपने प्रैक्टिस में मरीजों को देखते हैं जिन्हें डायबिटीज होती है, जिन्हें मधुमेह होता है, जिन्हें शुगर की बीमारी होती है, और वो इस बात से अवगत ही नहीं होते कि डायबिटीज जो है वो आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। मुझे काफी ताज्जुब होता है कि प्राइमरी फिजिशियन ने उन्हें इस बात से क्यों नहीं अवेयर कराया कि भाई डायबिटीज आंखों को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम 5 साल से ज्यादा डायबिटिक हैं, हमारे परिवार में कोई 5 साल से ज्यादा डायबिटिक है, तो हमें आंखों की जांच करानी चाहिए। डायबिटीज आंखों के पर्दों को नुकसान पहुंचाती है और जितनी पुरानी डायबिटीज होती जाती है उतना वो आंखों के पर्दों को नुकसान पहुंचाएगी। अगर हम अपना शुगर लेवल कंट्रोल में भी रख रहे हैं, उसके बावजूद अगर डायबिटीज 5 इयर्स एंड अबव है, तो आई टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 साल तक यदि किसी को डायबिटीज है तो 10 से 12% लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्दे पे डायबिटीज अपना असर दिखा चुकी होती है। डायबिटीज के वजह से आंख के पर्दे पे सूजन आती है,
आंख के जी। पर्दे पे ब्लड इकट्ठा होता है, आगे चल करके आंख का पर्दा उखड़ जाने का भी डर रहता है, आगे चल करके काला मोतिया बन जाने का भी डर होता है, आगे चल करके रोशनी पूरी तरह चले जाने का डर होता है। तो डायबिटीज जो आंख के पर्दे पे नुकसान पहुंचाती है, वो जंगल में लगी एक चिंगारी की तरह होती है। यदि उस जी। चिंगारी को हमने सही समय पर आइडेंटिफाई कर लिया, बुझा लिया, जंगल बच गया। लेकिन अगर उस चिंगारी को हमने सही स्टेज पे नहीं आइडेंटिफाई किया, तो वो धीरे 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 इंसिडियस तरीके से पूरे के पूरे पर्दे को खराब कर देती है। आज के समय में बहुत सारे अत्याधुनिक इलाज हैं, लेजर द्वारा, इंजेक्शन द्वारा डायबिटीज के मरीजों में आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग आंखों का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, अभी शुगर बढ़ा हुआ है या बीपी बढ़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग डर जाते हैं कि मुझे तो ये कहा। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, तो बहुत मरीज हमारे पास आते हैं जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आते हैं, वो जो डायबिटिक होते हैं और हाइपरटेंसिव होते हैं, और अक्सर इस बात से घबराए रहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो डायबिटिक हैं, हम तो हाइपरटेंसिव है, हमारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं जी। मरीजों को हमेशा ये समझाती हूँ कि भाई, मोतियाबिंद होता ही वृद्धावस्था में है। मोतियाबिंद होता ही उस उम्र में है जिस उम्र में डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हमें हो रही होती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हमें डायबिटीज है तो हमारी कैटरेक्ट सर्जरी नहीं हो सकती है, या अगर हमें हाइपरटेंशन है तो हमारी कैटरेक्ट सर्जरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। उसी उम्र के लोगों को तो कैटरेक्ट हो रहा है जिन्हें डायबिटीज और जी। हाइपरटेंशन है। जरूरी ये है कि हम लोग उस हाइपरटेंशन को और उस डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। उस हाइपरटेंशन को और डायबिटीज को हम कंट्रोल में क्यों रखें? ताकि हम सर्जरी का बेस्ट आउटकम पा सके। डॉक्टर, आजकल ना ये लेंसेज का दौर चल रहा है। तो किस तरह के लेंसेज आते हैं, या फिर हमें ग्लासेस ही यूज करने चाहिए? जी, तो आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज का बहुत प्रचलन है। एक्चुअली आजकल क्या, मैं खुद आज से 25-30 साल पहले जब मैं भी चश्मा लगा रही होती थी, तो मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करती ही थी। कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत लंबे समय से हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, मगर कॉन्टैक्ट लेंस के अराउंड होने वाली हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जी। ये एक फॉर्मूला जो लाइफ की हर चीज पे अप्लाई करती है। किसी भी चीज को यदि हम सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए लाभदायक है, और ओवर यूज ऑफ एनीथिंग हमारे लिए हानिकारक है। यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस को यदि हम दिन में 7-8 घंटा लगाते हैं, उसका सोल्यूशन हम डेली चेंज करते हैं, उसको हम साफ तरीके से रखते हैं, साफ हाथ से लगाएं और साफ हाथ से उतारें, तो कोई परेशानी नहीं है। तो पिछले 2-3 सालों में कोविड का पैंडेमिक तो आया, उसके साथ साथ बड़ी सारी चीजों का पैंडेमिक आ गया। बड़ी सारी चीजें अचानक से मार्केट में यूज होने लग गई, जी। अचानक से हम सबको पता चल गई, हम सब लोगों के घरों में आम चर्चा का विषय बन गई कि अच्छा ये भी होता है। हम सब बड़े अवेयर हो गए। जिसमें से एक जी। बहुत बड़ा शब्द था ब्लू कट ग्लासेस, ब्लू रे ग्लासेस। काफी हल्ला हुआ इनके अराउंड में कि भाई चलो, हम सब स्क्रीन यूज कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ब्लू कट ग्लासेस का इस्तेमाल करें। तो मैं जी। साइंटिफिक रूप से बताऊंगी कि अभी तक ये बहुत ही कैटेगोरिकली प्रूव नहीं हो पाया है कि ब्लू रे ग्लासेस हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जितनी भी स्टडीज हुई, उन्होंने इनकी यूज को इनकंक्लूसिव प्रूव किया। तो किसी भी चीज को इनकंक्लूसिव प्रूव करना, यानी कि ये बहुत क्लियरली प्रूव नहीं किया जा सकता कि हाँ, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं अपने पेशेंट को बताती हूँ कि आप एंटी ग्लेयर या ब्लू कट ग्लास यूज कर सकते हैं। मेजरली उसका फायदा ये होता है कि जो चौंध हमें लग रही होती है, वो चौंध थोड़ी जी। कम हो जाती है। प्लस अगर हम बहुत देर तक लगातार स्क्रीन को देखते हैं, तो एसी की हवा से या पंखे की हवा से या आंखों को लगातार खोले रहने की वजह से हमारी आंखें डिहाइड्रेट हो जाती हैं और ड्राई आई होने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि हम एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लें, जो कि जरूरी नहीं है कि ब्लू कट हो, कोई भी एक अच्छा सिंपल सोबर ग्लास हो, तो वो हमारी आंखों को जी। ड्राई होने से बचा रहा होता है। तो यस, यूज कर सकते हैं। नो, बहुत जरूरी नहीं है। छोटे बच्चों को मैं मना करती हूँ। मुझे लगता है छोटे से बच्चे हैं, मुलायम से उनकी नाक है, उस पर जबरदस्ती हमें ब्लू कट चश्मा टांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम उन्हें चश्मा देने के बजाय इस चीज पे काम करें कि भाई, उनका स्क्रीन यूज हम कैसे कम कर सकते हैं। जी। मोबाइल फोन कम यूज करें। जी, मोबाइल फोन कम यूज करें, ना ही बच्चे, बड़े भी। क्योंकि बड़े ही एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। अगर बड़े ही लोग सारा दिन मोबाइल फोन में लगे रहेंगे, तो फिर हम बच्चों को कैसे मना कर पाएंगे? तो हम सबको मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करना है। डॉक्टर, आई डोनेशन करना क्या
सही है आई डोनेट नेत्रदान करने का? महादान, जी। नेत्रदान महादान, ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, ये महाभारत में जी। भी लिखी हुई है, ये इस्लाम में भी कही गई है। नेत्रदान बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से बहुत सारे लोग आज की डेट में दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही गुड रिकवरी सर्जरी है, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो धरती नहीं देख पा रहे हैं वो देख सकते हैं। तो अगर हम जी। मृत्यु उपरांत अपनी आंखों को डोनेट करते हैं, तो हमारी हमारी आंखों के द्वारा 2 लोगों को रोशनी मिल सकती है। अब तो साइंस जी। इतनी एडवांस हो गई है कि हम लोग कॉर्निया को लेयर में भी यूज कर पा रहे हैं। तो यानी कि एक मरीज की दी हुई आंख 4 लोगों को नेत्रदान, 4 लोगों को जो रोशनी प्रोवाइड कर सकती है। कॉर्निया डोनेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, उसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें बॉडी को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल लेवल पे कॉर्निया डोनेशन की हेल्पलाइन नंबर है 1919। तो हम अपने लैंड फोन जी। नंबर से 1919 डायल करें, वो ऑटोमेटिकली नियरेस्ट आई बैंक को कनेक्ट कर देती है। नियरेस्ट आई बैंक की जी। टीम आपके घर पहुंच जाती है। तो यानी डेथ के विद इन 6 आवर्स इन समर्स एंड डेथ के विद इन 10 आवर्स इन विंटर्स। अगर हम लोग आई डोनेशन टीम को कांटेक्ट कर लेते हैं, वो आते हैं, कॉर्निया खुद से रिट्रीव करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता। कॉर्निया रिट्रीवल के बाद आंख वाली जगह पे एक डमी आई भी लगा दी जाती है। लोगों को लगता है कि कैसे बॉडी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, कैसी दिखने में लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 6 से 10 मिनट के प्रोसीजर में कॉर्निया रिट्रीव कर ली जाती है, और बदले में एक डमी आई लगा दी जाती है, ताकि बॉडी डिसफिगर भी ना हो। और आप फाउंडेशन भी चलाती हैं? कौन सी फाउंडेशन चलाती हैं आप और क्यों? तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नेत्रम आई फाउंडेशन है। एज एन जी। आई सर्जन, मैं नेत्रम आई सेंटर, हमारा आंख का अस्पताल है साउथ दिल्ली में। इट इज इक्विप्ड विद बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज। और मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि मैंने बचपन में देखा कि हमारे आई सर्जन जो थे, वो कितने लोगों को रोशनी प्रदान कर रहे थे और कितने लोगों के जी। जीवन में बदलाव पैदा कर रहे थे। वो चीज बचपन से मेरे मन में रह गई थी, और मुझे था कि मैं बड़े होकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकूं, उनका भला कर सकूं। तो मैंने अपनी जी। पढ़ाई पूरी करते ही प्रैक्टिस शुरू करी, और मुझे दूसरे तीसरे साल में ये समझ में आ गया कि आई एम नॉट ओनली मेंट फॉर द हाई स्ट्रेटा। मुझे हर तबके जी। के लोगों तक मदद पहुंचानी है, उन तक बेनिफिट पहुंचाना है। तो हमने नेत्रमाई फाउंडेशन नाम की एनजीओ एस्टैब्लिश करी, और आज की डेट में 22 स्टेट्स में हमारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। हम लोग फ्री आई कैंप्स करते हैं, चश्मा पहुंचाते हैं, फ्री में चश्मा देते हैं, दवाइयां देते हैं। जहाँ कैटरैक्ट सर्जरी की जरूरत होती है, हम पार्टनर हॉस्पिटल से टाई अप करके उन लोगों को फ्री कैटरैक्ट सर्जरी प्रोवाइड करते हैं। स्कूली बच्चों जी। की हम लोग आंखें जांच करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, और उन्हें मुफ्त में चश्मा मिलता है। हमारा यह प्रोग्राम रोशनी अब तक 1 लाख बच्चों को बेनिफिट पहुंचा चुका है, एंड इट्स अ ब्रिलियंट वाह। प्रोग्राम गोइंग ऑन। अदर देन दैट, हम लोग ट्रांसजेंडर्स के लिए मेंटल हेल्थ लाइन चलाते हैं, उनके लिए हेल्थ जी। कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि जब हम अपने सफर पे निकले तो हमने देखा कि वो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि नॉर्मल होने वाले कैंप्स में नहीं आ पाता, और अक्सर उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अस्पताल जाके इलाज करा सके। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ मिलकर के डेडिकेटेड हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करे अक्रॉस द कंट्री, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आ सके, अपना इलाज करवा सके, और उन्हें हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचा करके आगे बेनिफिट पहुंचाएं। इसी तरह नेत्रमाई फाउंडेशन की अब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो सोशल कॉजेज के अराउंड है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काम कर रही हैं, ऑफन बच्चों को हेल्थ प्रोवाइड करने पे काम कर रही है, और ये मुझे बहुत बहुत सुकून देता है। मुझे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा मेरी टीम ये जो हर दिन फील्ड पे अक्रॉस द कंट्री लोगों तक लाभ पहुंचा रही होती है, ये बहुत सुकून देता है। लगता है कि हाँ चलो, जीवन किसी योग्य है, भगवान ने हमें जी। काबिल बिल्कुल। बनाया, तो हम उस काबिलियत को दूसरों के काम में ला पा रहे हैं। डॉक्टर, आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल कौन सा था? वाह, ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरी जिंदगी में हर घड़ी हर पल सब चीज खुशनुमा होती है, जनरली खुश रहती हूँ मैं। मगर हाँ, वाह। शायद एक माँ होने के नाते शायद सबसे खुशनुमा पल इंडीड वो दिन था जब मेरे हाथ में मेरी प्यारी सी बिटिया आई थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी एक बिटिया और मेरी तरह एकदम रॉक स्टार हो। तो आज की डेट में मेरी जी। बिटिया 8 साल की है, और बहुत ही मजेदार खुश मिजाज सी बच्ची है। तो इंडीड मेरी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट वही था। जी। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत भावुक कर गया हो? एज अ सर्जन हम लोग ऐसे मोमेंट हर दिन देखते हैं। मतलब कभी जी। कभी मुझे लगता भी है कि शायद मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर दिन हमारे पास लोग अपनी तकलीफ और कष्ट लेकर के आते हैं, और हम बहुत भावुक हो जाते हैं, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। मुझे वाकई में ताजुब होता है कि कमर्शियली प्रैक्टिस करी भी कैसे जा सकती है, बिकॉज मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहती हूँ।
और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब भी समझती हूँ कि बहुत लोग जो बहुत परेशानी में आते हैं, वो देख नहीं पा रहे, वो चल नहीं पा रहे, उन्हें कोई लेके आ रहा होता है, उन्हें हम बिल्कुल बदल देते हैं। तो वाह। मेरी जिंदगी तो भावनाओं से भरी हुई है। चलिए, डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, ये ओके। बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग है मेरे अंदर, और ये मैं हर यूथ तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जी। जो देश है ना, ये हमारे हाथ में है। कंप्लेन मत करो कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है। आने वाला जो कल है ना, वो वाकई यूथ के हाथ में है। हम सब मिल करके छोटा छोटा कोई परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी हमारी कैपेसिटी में है, अगर हम सब मिल करके जुट जाएं, लग जाएं इस देश को बदलने में, इस देश को आगे ले जाने में, तो हम वो बदलाव पैदा कर सकते हैं जिस बदलाव की हम उम्मीद करते हैं। तो यूथ को फोकस्ड होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है। मौज करने की पूरी जिंदगी पड़ी है, मगर जब वो समय जी। है लाइफ का जिसमें हमें अपनी राह बनानी है, तो हमें लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए, और हमारा फोकस अपनी कंट्री के टूवर्ड्स जरूर होना चाहिए। हम आज जो भी हैं इस देश के वजह से हैं, जाते जाते इस धरती की मिट्टी को हम जो दे जाए पाए वो कम है। डॉक्टर अंचल, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपके साथ गपशप करने के लिए। आपसे बात करने के साथ साथ मुझे भी बहुत मजा आया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गपशप विद आरजे मीना।